नमस्ते दोस्तों, मित्शु स्टडी हब में आपका स्वागत है। चलो पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं। अब होगी हर मुश्किल आसान। चलो मिलकर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मिशु स्टडी हब में। आज हम NIOS की क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 4 करने वाले हैं। ये मुख्य रूप से एक कविता है जिसका नाम है आवाहन। सबसे पहले हम कवि के परिचय को देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है क्योंकि इन्होंने देश प्रेम, राष्ट्र जागरण जैसी काफी सारी कविताएं लिखी हैं और भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव को बहुत ज्यादा जगाया है। आवाहन कविता भारत भारती नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह में संकलित है, जिसे 1912 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही लिखा गया था। और इन्होंने मुख्य रूप से इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जान लेनी चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत भारती रचना को जब्त कर लिया था क्योंकि यह देशवासियों की आजादी को जगा रही थी। यानी कि इसमें इतनी पावर थी इनके इस काव्य संग्रह में कि वो लोगों के अंदर इतनी ज्यादा भावना ला रही थी राष्ट्रीयता की, जिस वजह से अंग्रेजों को उस काव्य संग्रह को छुपाना पड़ा। कविता का मूल भाव कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं कविता का नाम है आवाहन। आवाहन का मतलब होता है पुकारना। कवि देशवासियों को, मतलब कि भारत के हर एक व्यक्ति को पुकार रहे हैं कि अपने भाग्य, अपने किस्मत के लिए मत बैठे रहो, अपने आलस को त्यागो और अपना काम करो। इस कविता के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उद्दाम या पौरुष, जिसका मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। ग्रास यानी निवाला, फूड वाइट यानी कि जो हम रोटी का टोक बना खाते हैं वो। देव विधि यानी कि भाग्य या किस्मत, जिसको हम गुड फॉर्च्यून भी कहते हैं, किस्मत अच्छी है। साचा यानी कि शक्ल देने वाला फॉर्म, जैसे कि हम चॉकलेट को बनाने के लिए एक सांचा यूज करते हैं ना, उसको मोल्ड कहते हैं। और देश बांधव यानी कि देश के नागरिक। ये कुछ शब्द थे जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, इस कविता के अंदर 3 काव्यांश हैं। तो पहला काव्यांश है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, हे भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उधाम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। कवि इस काव्यांश के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों, अपने आलस को छोड़ो और कर्म करो। व्याख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि तुम व्यर्थ क्यों बैठे हो, उठो मेहनत करो, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ो। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो कि कभी होगा, टाइम आएगा तो होएगा, इसके पीछे रहोगे तो अपना कर्म छोड़ दोगे। इस वजह से अपने कर्म को करते रहो। जिस तरीके से सामने रखी थाली का निवाला, यानी कि थाली में रखा है निवाला, वो खुद से तो मुंह में नहीं जाएगा, उसको उठाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ता है। उसी तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए हमें खुद ही कर्म करना पड़ता है, सिर्फ भाग्य के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। टिप्पणी के रूप में हम कह सकते हैं कि हा शब्द का जो प्रयोग है वो कवि ने दुख और खेद को प्रकट करने के लिए किया है। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश 2, भाग्य पर प्रहार, कुछ इस तरह है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। मतलब कि कवि भाग्यवादी बनने का विरोध करते हुए कर्म के महत्व को दीपक और सांचे के उदाहरण समझा रहे हैं। यानी कि भाग्य के भरोसे ना रहें और कर्म करें, तो उसके लिए वो दीपक का और सांचे मोल्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। व्याख्या के तौर पे समझते हैं कि जो देश हमसे पीछे थे वो मेहनत करके हमसे आगे निकल गए। जैसे कि पहले उन्होंने हमें बंदी बनाया, उसके बाद वो हमसे भी आगे निकल गए सब। मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने कर्म ही तो करा था। तो अब हम आलस की वजह से पीछे रह गए हैं कि हम अपने भाग्य, हम समझते हैं कि भाग्य हमारा जब होगा, जब हमारी पर कृपा होगी तब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि कर्म तेल की तरह है और भाग्य है दीपक की जलती हुई लौ की तरह। अगर हम तेल ही नहीं डालेंगे तो दीपक कैसे जलेगा, यानी कर्म ही नहीं करेंगे तो। और बिना सांचे की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, जैसे मेहनत के बिना भाग्य नहीं बन सकता। यानी कि अगर सांचा ही नहीं होगा
तो मूर्ति कैसे बन जाएगी? अब चॉकलेट को आप ऐसे डाल दोगे तो वो मोल्ड ही नहीं होगा, तो वो तो फैल जाएगा ना। तो वो मतलब कि कर्म होना बहुत जरूरी है, कर्म नहीं तो भाग्य नहीं। इन्होंने इस बात को बताया है। टिप्पणी के रूप में हम देख सकते हैं कि कर्म को तेल बताया गया है और विधि को दीपक, विधि यानी कि गुड फॉर्च्यून को दीपक, दीप बताया गया है। ओके, रूपक अलंकार का इसमें यूज किया गया है। काव्यांश 3 है राष्ट्रीय एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये है, आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एकय मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। प्रसंग, कवि देशवासियों में सांप्रदायिक एकता स्थापित करने का आह्वान कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने इसमें एक बहुत सुंदर बात करी है। आइए समझते हैं व्याख्या में। हे देशवासियों, आओ हम सब देश के गले का हार बने और प्रेम से देश में सुख शांति लाने का प्रयास करें। क्या अलग अलग धर्म या संप्रदाय होने से हमारी एकता मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अलग अलग, बेसिकली इसमें यही समझाना चाहते हैं कि जैसे एक फूलों की माला है जिसके अंदर अलग अलग फूलों का प्रयोग किया गया है और अलग अलग खुशबू आ रही है अलग अलग फ्लावर्स की, लेकिन वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। उसी तरीके से हमारा भारत देश है, अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो वो सब मिल करके आलस को त्यागें और अपना कर्म करें ताकि भारत उन्नत हो। यही चीज कवि समझाना चाहते हैं। टिप्पणी है कि अनेकता में एकता का संदेश है और फूलों की माला के कारण इसमें उत्कृष्ट दृष्टांत है। महत्वपूर्ण शब्दावली एवं व्याकरण। अब इसमें दो शब्दों में अंतर बताने का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि उद्बोधन और आवाहन में क्या फर्क है। उद्बोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना या जगाना, जैसे कोई सो रहा है तो उसे जगाते हैं, या फिर हम किसी को बुलाते हैं अपने दोस्त को आवाज लगा के, वैसे। और आवाहन का मतलब है किसी बड़े उद्देश्य के लिए पुकारना या प्रेरित करना, जैसे कि कवि ने बताया है अपनी कविता में आवाहन में कि देशवासियों को अपने आलस को त्याग कर कर्म करना चाहिए ताकि उनका भाग्योदय हो। और जो ये थोड़ी बड़ी उद्देश्य के लिए है, इसलिए ये आवाहन है। विस्मयादि बोधक, हाँ, हर शब्द का प्रयोग इसमें मुख्य रूप से कवि खेद के लिए कर रहे हैं, यानी कि बस नहीं कहते लाइक हाँ, ऐसे वाला हाँ इसमें यूज किया गया है क्योंकि कवि को अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे भारत में अब लोग आलसी हो गए हैं। इसमें ये कुछ विलोप शब्द हैं, वीर, कायर, अतीत, भविष्य, सफलता, असफलता, दाम, आलस्य, ये भी आप याद कर सकते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें है मुख्य रूप से। आवाहन कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उन्हें कवि कहते हैं कायर, भाग्यवादी, भाग्यवादी यानी भाग्य के सहारे रहते हैं। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, यानी कि क्या इस पंक्ति का मतलब क्या है? पंक्ति का मतलब है कि सभी को एक होकर रहना चाहिए, यानी कि अलग अलग फूलों की भी एक माला बन सकती है, तो हम एक होकर नहीं रह सकते क्या? इसका ये मतलब है। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। अब है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यह है जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर कर्म करना पड़ता है। जिस तरीके से दिए को जलाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है, अगर हम दिए में तेल ही ना डालें तो वो जलेगा कैसे? इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम कोई लक्ष्य प्राप्त करें, तो अगर हम कर्म ही ना करेंगे तो फिर भला हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? सेकंड क्वेश्चन, जो लोग पीछे थे तो तुम्हारे बढ़ गए हैं। कवि का आशय क्या है? कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग हमसे पीछे थे वो हमसे आगे बढ़ गए हैं और हम आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि हमने करा आलस। ठीक उसी तरीके से जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में हमने देखा था कि खरगोश आगे तो बढ़ जाता है लेकिन फिर आलस करता है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन लगा रहता है, इसलिए वो जीत जाता है। तो हम बेशक धीरे धीरे ही अपना काम करें लेकिन हम करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, ताकि बेसिकली हम आगे बढ़ सकें। थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि हर शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? हर शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीयों के आलस होने के कारण जो कवि को दुख हुआ है उसके लिए। चौथा क्वेश्चन, देश की उन्नति के लिए हमें किस प्रकार के उत्साह की आवश्यकता है? देश की उन्नति के लिए हमें ऐसे उत्साह की आवश्यकता है जो देशवासियों को संघर्ष करने के लिए, जज्बा करने के लिए बहुत एनर्जी दे दे, जैसे कि आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो जैसी ऊर्जा जगा दे कि हाँ अभी करना है।
लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, इस काव्य पंक्ति का आशय और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बेसिकली कवि ने परिश्रम या कर्म को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। जैसे बिना तेल डाले दीपक नहीं जल सकता, उसी तरह बिना काम करे हमारा भाग्योदय नहीं हो सकता। तो वही चीज इसमें बताई गई है। मतलब मेनली फोकस एक ही चीज पे किया गया है कि आप अपने आलस को त्यागें और अपने कर्म को प्रधानता दें। बस मेन इसमें यही है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स और चीजें आपको समझने के लिए बताई गई हैं। काव्य सौंदर्य यही है कि कर्म को तेल और विधि को दीपक माना गया है। उपमेय में उपमान का सीधा आरोप होने के कारण ये रूपक अलंकार है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विविध सुमनों की एक माला से कवि का क्या तात्पर्य है, उदाहरण क्यों दिया गया है। जैसे कि कवि ने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि अलग अलग फूलों की एक माला बन सकती है, तो क्या अलग अलग धर्म संस्कृति के लोगों के साथ एक राष्ट्र एक देश नहीं बन सकता। अब रही बात इसमें ये उदाहरण क्यों दिया गया है, तो इसमें ये इसलिए दिया गया है ताकि कवि ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जो एक दूसरे से धर्म को लेकर के आज भी लड़ते हैं, वो लड़ना छोड़ दें और एक थ्योरी को अपना करके या एक विचार को, सूत्र को अपना करके एक साथ हो जाएं, ताकि एकजुटता बढ़े। एकजुटता होगी तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। अगर आपस में लड़ेंगे तो भला हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 4 यही कंप्लीट होता है दोस्तों। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। बहुत बढ़िया कविता थी, आपको इसे जरूर सीख लेनी चाहिए। और इसके अंदर मुख्य समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर में कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।